नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि इस वीडियो जो है वो आप टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो टॉपिक है हमारा आज FMEA फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस AIAG BDA फर्स्ट एडिशन, जो लास्ट ईयर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। पुराने वाला जो FME है उसको रिप्लेस कर गया ये। अब आपको फर्दर जो भी अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ हैं वो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो बनानी पड़ेंगी। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो जो इसमें चेंजेस हुए हैं पुराने के साथ कंपैरिजन करके उसको सेविटी एक्रेंस डिटेक्शन के टेबल्स वगैरह जो चेंज हुए हैं वो सभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। क्या हुआ RPN नंबर का उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कहीं भी YouTube पे जो है वो नहीं पता चलेंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, इसलिए मेरे को वो चीज़ों के बारे में पता है। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे। कहीं पे भी आप जो है उसको स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि इसमें जो अप्रोच है ना इसकी FMEA की वो ऐसी है कि आपका जो पहला स्टेप है उसका जो आउटपुट है वो दूसरे स्टेप के लिए इनपुट का काम करेगा। तो कहीं पे आपने कुछ स्किप कर दिया तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी लॉस साबित होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, इसलिए आप कुछ पेपर और पेन अपने पास रखिए, ताकि जब भी कोई पॉइंट नोट करने वाला आता है तो आप नोट कर लो। वीडियो को दोबारा देखो, रिवाइज करो उसको, तो आपको ये पूरा फंडा जो है इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें कि AIAG और BDA ने 3 साल तक जो है कोलैबोरेशन की है, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो ये FME है उसको लॉन्च किया। कोलैबोरेशन जो OEMs थी और टायर 1 सप्लायर थे AIAG और BDA के, उन्होंने आपस में जो है ये पूरा कंट्रीब्यूशन दे के, अपना फीडबैक दे के जो है ये FMEA जो बनाया है। अब डैमलर कंपनी है जो AIG के अंडर है, इसी तरह फोर्ड है, GM मोटर्स है, होंडा अमेरिका है, और BDA के अंडर आ जाती है कंपनीज जैसे कॉन्टिनेंटल AG, डैमलर AG और बॉश। ये जैसी जो कंपनी है इन सभी ने जो एफर्ट किया है, जिसकी वजह से FMEA जो आज हम देख रहे हैं हमारे सामने है, इन सब का एफर्ट है। और साथ साथ में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने स्पोर्टिंग रोल में भी इसमें काम किया है। GKN ड्राइव लाइन है, उसमें से ऑडी है, ओपल है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, सभी का मेंशन नहीं कर दिया मैंने यहाँ पे नाम। FMEA के मैनुअल में काफ़ी सारे नाम हैं उसके। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है। तो सबसे पहले ये बात आती है हमारे मन में कि यार जो पुराना FMEA हमारे पास था उसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसमें जो नया FMEA है उसमें क्या क्या है। तो ये सिंपल सी ये बात है कि इन्होंने 3 साल कोलैबोरेशन करके ये जो है FMEA बनाया है। इसका सबसे बड़ा मोटिव यही था कि जो ये सभी जो हमारी जो AIG के अंडर आती थी या BDA के अंदर आती थी कंपनीज, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। क्योंकि अब जब अलग अलग आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉब्लम्स है अलग अलग आप फेस करते हो, तो उन प्रॉब्लम्स के जो निकल के आई हमारे सामने, उसके ज़रिए इन्होंने AIG और BDA को डेवलप किया, उनकी फीडबैक ली कंपनीज की कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे कैसे उनको जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। मेनली इस FME में जो इन्होंने फोकस किया है वो किया है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के ऊपर। रिस्क बेस्ड थिंकिंग है जो वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई इनकी। इन्होंने नया FMEA जो है वो इसमें डाला, जो है FMEA MSR। पहले हम बात करते थे फंक्शनल FMEA की, डिज़ाइन FMEA की और प्रोसेस FMEA की, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, एक नया FMEA उसमें ऐड कर दिया है जो है FMEA MSR। MSR का मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स। तो इस तरह से इट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर एनालिसिस फॉर डिटेक्शन एंड फॉल्ट मिटिगेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ए सेफ वर्क एनवायरनमेंट। तो वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग में इन्होंने सेफ वर्क एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए जो है
डिटेक्शन और फॉल्ट रिडक्शन के ऊपर जो है FME हमारे सामने जो लेके आए हैं लास्ट ईयर। ये 3 साल लगे इनको ये काम करने के लिए। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं FME को कि FME हम करते क्यों हैं, क्या पर्पस है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले टू एवेलुएट द टेक्निकल पोटेंशियल रिस्क ऑफ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दैट फेलियर्स, डॉक्यूमेंटेड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, रिकमेंडेड एक्शंस टू रिड्यूस रिस्क। इस तरह से यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है टेक्निकल पोटेंशियल रिस्क की। आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू एवेलुएट द टेक्निकल पोटेंशियल रिस्क, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोटेंशियल रिस्क। ये जो मेजर पॉइंट है इसका कि रिस्क तो काफ़ी तरह के होते हैं, टेक्निकल रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, टाइम रिस्क होता है, स्ट्रेटजी रिस्क होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपने स्कोप में, FME के स्कोप में जो टेक्निकल रिस्क है उसको ही लिया है, बाकी के उन्होंने टाटा गुड बाय बोल दिया है। फाइनेंशियल रिस्क की कोई बात नहीं हो रही इसमें, टाइम रिस्क की कोई बात नहीं हो रही, या स्ट्रेटजी रिस्क के बारे में कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है टेक्निकल रिस्क के बारे में। इसको आप एनालाइज करके जो डिसीजन लेते हो अपने प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिड्यूस रिस्क के साथ आपके सामने होता है जब आप FME कर दोगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव वैसे ही सिमिलर जैसे पहले थे, टू इंक्रीज द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, सेफ्टी एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग द वारंटी एंड गुडविल कॉस्ट, इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूसिंग द लेट चेंजेस इन द डेवलपमेंट। लेट चेंजेस मतलब अगर डेवलपमेंट में आपका कोई चल रहा है कंपोनेंट, उसमें काफ़ी देर बाद उन्होंने कोई कस्टमर चेंज कर देता है, मतलब उनके बाद में ये दिमाग में आइडिया आता है कि यार इसको ऐसा कर देते हैं तो क्या होता है। तो उससे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका जो एक कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे जिग फिक्सचर वगैरह चेंज करने पड़ जाते हैं, गेजेस चेंज करनी पड़ जाती है, कई बार कुछ प्रोसेस ऐड करना पड़ जाता है। तो ये लेट चेंजेस हैं, इनको जो है इसका जो रिस्क है उसको कम करने के लिए। मेंटेनिंग ए डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट लॉन्चिंग, आपका प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए बिना किसी डिफेक्ट के, तो ये इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ बिल्डिंग ए नॉलेज बेस इन द कंपनी, पास्ट ओवर डाटाबेस, लेसन्स लर्न्ड। अब ये जो पास्ट ओवर डाटाबेस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है FME के लिए। इसके एक तरह से आप इसका रेफरेंस लेके FME जो है वो बनाते हो। जिन लोगों को इन बारे में नहीं पता तो मेरा वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पास्ट ओवर डाटाबेस, उसमें आप देख सकते हैं इसको। APQP में भी इसको मेंशन किया गया है पास्ट ओवर डाटाबेस को एज अ लेसन्स लर्न। तो आप वो वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो एक तरह से ये अगर आपके पास ये है ना, तो अब जैसे हमारे पास मारुति का ऑडिट होता है, तो मारुति के ऑडिट में आपसे सबसे पहले यही चीज़ पूछी जाती है कि पास्ट ओवर डाटाबेस है क्या आपके पास। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये एक वर्ल्ड कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ एप्लीकेबल है। आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप इसको बना लो। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। अब कोई चीज़ नहीं आई है तो उसमें स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है इसकी कि इट इज़ अ सब्जेक्टिव नॉट क्वांटिटेटिव। इस पॉइंट को आप अगर नोट करोगे तो इसका आंसर आपको आगे जाके मिलेगा कि इसको सब्जेक्टिव क्यों कहा गया है, क्वांटिटेटिव क्यों नहीं कहा गया। कि डिपेंड्स अपॉन द FME टीम नॉलेज। अब FME की टीम नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का FME बनाते हैं। अब अगर उनकी नॉलेज में कोई चीज़ नहीं आती, कुछ चीज़ मिस हो जाती है, तो वहाँ पे आपका जो FME है वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ कोई बार जो FME टीम होती है उसमें ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि कोई पर्सन सामने से आपको कुछ बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप उस चीज़ को अपनी ईगो पे ले जाते हो और बोलते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपका आपने डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो रिकॉर्डिंग स्किल्स हैं वो आपकी ख़राब हो जाती हैं। मतलब कि आप कोई पॉइंट बता रहा है, आप उसको FME में नहीं डाल रहे, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग स्किल्स। तो वहाँ पे भी आपका FME जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। अदरवाइज़ आप FTA यानी कि फॉल्ट एनालिसिस जो टेक्निक है वो भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ FME, या FMEDA मतलब फेलियर मोड इफेक्ट डायग्नोस्टिक एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हो। अब व्हेन टू डू FME मीन्स आपको FME कब करना है। केस 1 है जब न्यू डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और प्रोसेस होगा। केस 2 है न्यू एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन एंड प्रोसेस। ये आपका चल रहा है कोई डिज़ाइन प्रोसेस, उसमें कुछ आप एप्लीकेशन जो है उसका चेंज हो गया है, तब आपने FME करना है। और थर्ड है कुछ इंजीनियरिंग चेंजेस आ गए तो ये चीज़ तो आपको नॉलेज में होगी इसके बारे में।
अब बात करते हैं जो मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो FMEA का प्रोसेस था ना, उसको इन्होंने 7 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। यही 7 स्टेजेस को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखना, कैसे हम फर्स्ट टू सेकंड जाएंगे, सेकंड टू थर्ड करते करते 7 स्टेप्स हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया है, FMEA MSR जो है ऐड किया है इसमें, जो है मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स। ए न्यू मेथड वाज एडेड एंड इट्स एम इज टू मेंटेनिंग ए सेफ स्टेट और स्टेट ऑफ रेगुलरिटी। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है RPN इज नॉट एज मॉडर्ड। RPN का तो इसमें मैनुअल के अंदर जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, RPN को बाहर ही निकाल दिया है। बोलते हैं RPN के बारे में बात ही नहीं करनी है। RPN की जगह पे जो आया है वो आया है एक्शन प्रायोरिटी। एक्शन प्रायोरिटी पे जो है अभी आप जो है एक्शन लोगे। एक्शन प्रायोरिटी हाई भी हो सकती है, मीडियम, लो, सब के बारे में आपको बताऊंगा कहाँ आपने एक्शन लेना है। तो यहाँ पे RPN को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। और दूसरा फोर्थ पॉइंट है जो अपडेटेड स्कोर टेबल्स। तो इसमें क्या है कि सेविटी, एक्रेस और डिटेक्शन के टेबल जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिए हैं इन्होंने। 5-6 तरह के टेबल आ गए हैं, वो भी मैं टेबल इसमें वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि सेविटी का कौन सा टेबल है, एक्रेस का कौन सा है और डिटेक्शन का कौन सा है। तो वो भी एक नई चीज़ कर दी है इन्होंने। और अभी जो रिकमेंडेड एक्शंस कर दिए हैं इन्होंने, रिकमेंडेड एक्शंस में इन्होंने डाल दिया है कि प्रिवेंटिव एक्शन करो और डिटेक्शन एक्शन करो। आप डिटेक्शन में कुछ किया हुआ आपने, आपका एक्शन प्रायोरिटी नंबर जो है वो ज़्यादा आ गया, तो आपको वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना पड़ेगा और डिटेक्शन एक्शन भी लेना पड़ेगा। और इसको आप फॉर्मेट के अंदर लिखोगे। फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्मेट में फिल करना है इसको। तो ये दो चीज़ों के ऊपर मेनली कॉन्सेंट्रेट किया गया है इसमें, कि प्रिवेंटिव एक्शन एंड डिटेक्शन एक्शन। और स्टेटस, जैसे हम पहले टारगेट डेट देते थे उसके बाद लिख देते थे कि क्लोज, तो यहाँ पे उन्होंने किया कि आप लिखोगे ओपन, यहाँ आप लिखोगे डिसीजन पेंडिंग है, यहाँ आप लिखोगे इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग है, यहाँ फिर लिखोगे कंप्लीट या नॉन कंप्लीट। तो इस तरह से ये कुछ चेंजेस हैं। कुछ और भी हैं डीपली जो हम जब हम इसको करेंगे तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। ये मेजर चेंजेस हैं इसमें। अब बात आती है ट्रांजिशन की। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका ये क्वेश्चन था कि हम जो पुराने FMEA हैं हमारे 4th एडिशन, उसको हम चेंज करके जो नया FMEA जो आया है इसमें कैसे लेके आए। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको या इसी साल में करना है या 6 महीने में करना था। ऑलरेडी 1 साल गुजर चुका है, काफ़ी कंपनीज में इसको कर भी लिया है, कईयों में नहीं भी किया होगा। तो इसमें फंडा यही है कि आप सबसे पहले, जो इन्होंने भी बताया है मैनुअल में, कि आप सबसे पहले जो आपके बेसलाइन FMEAs है ना उनको चेंज करो पहले। ठीक है। जब आपके जो मदर FMEA है या जिनको बेस FMEA हम बोल देते हैं, जब आप वो चेंज कर दोगे ना तो धीरे धीरे आपका एक तरह से ये प्रोसेस बन जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि आपका जो नया डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे अब BS6 के कंपोनेंट्स चल रहे होंगे डेवलपमेंट के अंदर, तो उनके जो FMEA आप बनाओगे तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल आप नए फॉर्मेट में बनाइए, नहीं तो आपका काम डबल हो जाएगा। क्योंकि एक तो आपको जो PPF डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आपका कस्टमर इसको एक्सेप्ट ना करे। अदरवाइज आपको पहले पुराने वाला FMEA बनाओगे फिर उसको नए वाले बनाओगे। तो जो अभी रेगुलर आप बना रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, उनके जो FMEA है वो आप नए तरीके से बनाओ। जो पुराने वाले हैं उनको धीरे धीरे चेंज करके साथ साथ में ले आइए इनके। तो ऐसे आप जो है बेसलाइन FMEAs को चेंज करके ट्रांजिशन कर सकते हो न्यू FMEAs में। अब APQ फेसेस हैं, जो 5 तरह के फेसेस हैं इसमें, प्लान एंड डिफाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में जो डेवलपमेंट के बंदे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगी। अदरवाइज जिन्होंने मेरा वीडियो जो है APQ पर नहीं देखा तो वो वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे ये DFMEA और PFMEA आपको परफॉर्म करना होता है। ये आपसे पूछ लिया कि कैसे कैसे किस फेस में आप क्या करोगे, तो ये जो है आपको बताया गया है कि किस फेस में आपने क्या करना है। किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे मेरा वीडियो देख सकते हो APQ के ऊपर। और यहाँ पे VDA ने एक अपना पॉइंट रखा है MLA। अब यहाँ MLA का इंडिया में तो मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन VDA ने यहाँ पे इसको दिया है मैच्योरिटी लेवल एश्योरेंस। उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे आप APQ में आगे बढ़ते हो केसेस के अंदर, तो आपका जो PFMEA है, DFMEA है, वो और मैच्योर होता जाता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है बताया गया है कि आपने
DFMEA को कैसे परफॉर्म करना है और PFMEA को कैसे परफॉर्म करना है। अब जो 7 स्टेप्स की अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, तो जो ये स्टेप्स हैं, देखिए कितना बढ़िया इन्होंने AIAG ने और BDA ने बनाया है इसको। स्टेप 1 में है प्लानिंग एंड प्रेपरेशन, स्टेप 2 में है स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टेप 3 में है फंक्शन एनालिसिस, स्टेप 4 में है फेलियर एनालिसिस, स्टेप 5 में है रिस्क एनालिसिस, स्टेप 6 में है ऑप्टिमाइजेशन और स्टेप 7 में है रिजल्ट्स डॉक्यूमेंटेशन। अब सबसे पहला है जो स्टेप 1, 2, 3। अब आप उसको देख लीजिए, वहाँ पे आप कर रहे हो सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। 4th, 5th, 6th में आप कर रहे हो फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होगा रिस्क रिडक्शन। 4th, 5th, 6th में आप कर रहे हो फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशन, और 7th में आप डॉक्यूमेंटेशन इन सब का स्टेप्स का करके आप जो है FMEA कम्युनिकेट कर दोगे। तो ये बेसिकली इसके जो है स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप है प्लानिंग एंड प्रेपरेशन का, इसके बारे में हम करते हैं बात। सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रेपरेशन में पर्पस क्या है। इट्स पर्पस इज टू डिस्क्राइब व्हाट द प्रोडक्ट प्रोसेस आर टू बी इंक्लूडेड। अब इसमें इन्होंने बोल दिया है कि आप जैसे पहले हम एक कंपोनेंट लेते थे उसका हम पूरा FMEA बना देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है जो मेगा प्रोसेस है उस कंपोनेंट को बनाने के लिए, और जैसे कहीं पे जो है सबसे पहले मेगा प्रोसेस आ रहा है कि आपने फॉर्जिंग की, उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट किया, हीट ट्रीटमेंट के बाद उसको आपने जो है शॉर्ट ब्लास्ट किया, शॉर्ट ब्लास्ट करने के बाद आपने उसको मशीनिंग किया, मशीनिंग के बाद आ गया पैकिंग। तो ये होते हैं मेगा स्टेप्स। अब फॉर्जिंग के अंदर सब स्टेप्स भी होंगे, जैसे कटिंग हो गया, हीटिंग हो गया, फॉर्जिंग हो गया, ट्रिमिंग हो गया। ऐसे तरह हीट ट्रीटमेंट में होते हैं हार्डनिंग हो गया, ऑयल कैंचिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया। तो ये उसके सब स्टेप्स हैं। तो इन्होंने कहा है कि आप पहले ये प्लानिंग कर लें और डिस्क्राइब करें फॉर्मेट के अंदर कि आप किस मेगा प्रोसेस का जो है वो PFMEA करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आप आगे बताता हूँ वीडियो में। पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट प्लान, 5T। अब प्रोजेक्ट प्लान जब आप बनाओगे तो आपने 5 जो है चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो ये 5Ts का मतलब क्या है, इंटेंट, टाइमिंग, टीम, टास्क एंड टूल्स, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस लाइन FMEAs, कि मैं किस बेस लाइन FMEAs को लेके मैं ये जो PFMEA बना रहा हूँ। और ये सब कुछ जब हम कर लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, उसके ऊपर हम ये हमारा जो इसका आउटपुट होगा उसके लिए इनपुट बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे इसको हम करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि इट मीन्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हो इसके बारे में आपको जो है वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। PFMEA का फॉर्मेट फिल करने से पहले का ये बात है। व्हाट इज कस्टमर बाइंग फॉर अस फ्रॉम अस, आर देयर एनी रिक्वायरमेंट्स, डज द कंपनी रिक्वायर PFMEA, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनर प्रोसेस। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर वही 5T, what is the product, what is the process, who is the process owner, what is the FMEA team, which is the FMEA team and what is the timing plan। तो ये आप FMEA का जो फॉर्मेट फिल करने से पहले, FMEA करने से पहले आपको ये प्लानिंग करनी है, ये प्लानिंग का फेस है, ठीक है। प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, अब हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो तो उसका कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो, उसका कोई 3D मॉडल हो, कोई बिल ऑफ मटेरियल हो, रिस्क असेसमेंट हो या QFT हो उसका। तो ये चीज़ जो है आपको पहले ही कंसीडर करके अपने पास वहाँ पे रखनी है कि हम PFMEA करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पहले प्लानिंग कर लेनी है। और जो बेस लाइन FMEA है उसको आइडेंटिफाई करके रखना है कि ये मेरा बेस लाइन FMEA है, इसके अकॉर्डिंग मैं जो है ये नया FMEA जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये आपका प्लानिंग होगा। तो लीजिए ये है फॉर्मेट इसका। सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रेपरेशन, स्टेप 1, इसमें आप लिखोगे कंपनी का नाम, प्लांट लोकेशन, कस्टमर नेम, मॉडल, जैसे अभी 2020 है और कुछ मॉडल होगा उसका XYZ,
कंपोनेंट का, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे सब्जेक्ट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे। सब्जेक्ट में आप जिस प्रोसेस का FMEA करने जा रहे हो, मान लीजिए आप फॉर्जिंग का FMEA करना जा रहे हो, तो इस प्रोडक्ट का करने जा रहे हो कि कोई क्रैंक है या कनेक्टिंग रॉड है, चलो क्रैंक ही ले लेते हैं कि क्रैंक शाफ्ट है कोई, उसका आप फॉर्जिंग करने जा रहे हो, डेवलपमेंट करने जा रहे हो, FMEA करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखोगे क्रैंक शाफ्ट और ब्रैकेट में लिख दोगे हॉट फॉर्जिंग, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो मैं टाइम प्लान की बात कर रहा था वो ये है कि FMEA स्टार्ट कब करना है और इसको रिवाइज करना कब करना है, तो वो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपकी CFT टीम आ गई, ठीक है। फिर आपका PFMEA ID नंबर, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो, और प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को दी है कि जहाँ जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब अगर सब्जेक्ट में रिलेटेड हूँ, मैं फॉर्जिंग की PFMEA करने जा रहा हूँ, तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसका जो ओनर है, मतलब उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, तो उसका नाम जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये डायरेक्टली लिंक है सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट में प्रोसेस आएगा उसका जो ओनर है उसको आप यहाँ प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लिख दोगे। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल लेवल है, इसको मैं अभी इसमें बताऊंगा, पहले हम आगे देख लेते हैं। और प्लानिंग एंड प्रेपरेशन के अंदर ही आपको नीचे यहाँ पे ये 2 कॉलम्स दिए गए होते हैं, ये भी प्लानिंग्स में जो है वो आते हैं। लास्ट में आपको फॉर्मेट पूरा दिखाऊंगा कि थोड़ा लेंथी फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इशू में क्या है, इशू में जो है, इशू में आप जो है लिखोगे कि आप क्यों कर रहे हो FMEA, क्या ये केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री। अब जो भी उससे केस 1, 2, 3 से रिलेटेड जो भी आपकी हिस्ट्री होगी, आप सब्जेक्टिव तौर पे उसको 2-3 लाइन में यहाँ इस कॉलम में लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लानिंग एंड प्रेपरेशन का जो फेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर रहा था मैं कॉन्फिडेंशियल लेवल की, तो कॉन्फिडेंशियल लेवल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये बिजनेस यूज़ के लिए है, प्रॉपर्टी है, यहाँ कॉन्फिडेंशियल। मतलब जब भी आप अगर PFMEA जो आप कर रहे हो, अगर आप किसी के उसको शेयर करते हो तो वो बिजनेस यूज़ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी है कि मेरा है तो मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा। कॉन्फिडेंशियल है कि अगर मैनेजमेंट अलाउ करती है मेरे को तो मैं इसको शेयर करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये तीनों में से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है डिटेल वो ऐड करोगे कॉन्फिडेंशियल लेवल में। दिस इज़ द बेसिस फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब जो हमारा स्टेप 1 है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यहाँ से जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका स्टेप 2 के लिए इनपुट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा स्टेप 1 जो है प्लानिंग एंड प्रेपरेशन। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले पर्पस टू ब्रेक डाउन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अप्रोच टू सब सिस्टम्स। अब इन्होंने थोड़ा सा और गहराई में जहाँ पे चले गए हैं कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको इन्होंने सब सिस्टम्स में तोड़ दिया है। मतलब कोई चीज़ रह ना जाए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर कि जिसके ऊपर जो है हमारी नज़र ना जाए, ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ये 3 आइटम्स होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, प्रोसेस आइटम, जैसे फॉर्जिंग है, मशीनिंग है, सरफेस ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट है, मतलब जो आपका मेगा प्रोसेस होता है वो चीज़ आपकी प्रोसेस आइटम होती है। फिर है प्रोसेस स्टेप। अब मान लो प्रोसेस आइटम मेरी हीट ट्रीटमेंट है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में सबसे सब प्रोसेसेस क्या होंगे, हार्डनिंग, ऑयल क्वेंचिंग, टेम्परिंग। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर ये 3 जो स्टेप्स हैं वो आ गए हैं। उसके बाद थर्ड है प्रोसेस वर्क एलिमेंट्स। वर्क एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, 4M, 5M, मैन मशीन मटेरियल मेथड। तो यहाँ पे भी कुछ मिस नहीं किया हमने, सब कुछ कवर कर लिया हमने। मेगा प्रोसेस लिया, उसका फिर सब प्रोसेस ले लिए, सब प्रोसेस के आगे हमने वर्क एलिमेंट्स ले लिए। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 4M की बात की है, यहाँ पे मेथड की बात नहीं की है इन्होंने मैनुअल के अंदर।
मैन, मशीन, मटेरियल और मदर नेचर, ये 4 चीज़ों के बारे में बात की है इन्होंने। वैसे होते तो 5M है, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो बात की है वो मैन, मशीन, मटेरियल और मदर नेचर के ऊपर बात की है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में आगे बताऊंगा ना, जैसे ये 3 है तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये जो है वीडियो में आगे पीछे भी कर सकते हो आप, लेकिन वो उसका ज़रूरत नहीं है। आप इसको नोट कर लो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला है प्रोसेस आइटम, दूसरा कॉलम है प्रोसेस स्टेप, जिसको आप स्टेशन नंबर भी बोल सकते हैं या स्टेशन नेम भी लिख सकते हो यहाँ पे, और तीसरा है प्रोसेस वर्क एलिमेंट। ऐसे 3 कॉलम बने होंगे आपको फॉर्मेट के अंदर। अब जैसे प्रोसेस आइटम मैंने लिख दिया हॉट फॉर्जिंग। हॉट फॉर्जिंग के अंदर जो स्टेप्स आ गए, बिलेट कटिंग, बिलेट हीटिंग, हॉट फॉर्जिंग, ट्रिमिंग। ठीक है, ये हो गए प्रोसेस स्टेप्स। प्रोसेस आइटम क्या होगी मेरी? हॉट फॉर्जिंग। प्रोसेस स्टेप हो गए बिलेट कटिंग, बिलेट हीटिंग, हॉट फॉर्जिंग एंड ट्रिमिंग। सबसे पहले बिलेट कटिंग के 4M क्या है मेरे पास? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। अब चाहे आप इसका नाम लिख दो, मशीन का नाम लिख दो यहाँ पे, मटेरियल का नाम लिख दो, मेथड के बारे में बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। मेथड को आप कंसीडर मत करना यहाँ पे, सिर्फ 4M की बात हो रही है। उसके बाद बिलेट हीटिंग के लिए फिर सेम मैन, मशीन, मटेरियल, एनवायरनमेंट। फिर हॉट फॉर्जिंग के लिए मैन, मशीन, मटेरियल, एनवायरनमेंट क्या क्या है, ट्रिमिंग के लिए। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने जो आ जाएगा। अब ये 3 कॉलम है इसके स्ट्रक्चर एनालिसिस के, ये मैंने फॉर्मेट के अंदर से निकाला कि प्रोसेस आइटम है, प्रोसेस स्टेप है और प्रोसेस वर्क एलिमेंट है। तो आप तीनों को इसको 1 बाय 1 नोट कर लो, 3 कॉलम बना लो अपने, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। अब सबसे पहले है प्रोसेस सिस्टम या प्रोसेस आइटम जो है, उसके बाद प्रोसेस स्टेप, प्रोसेस वर्क एलिमेंट। अब हमने पहले फिल करना है प्रोसेस आइटम में अंदर क्या है कि हॉट फॉर्जिंग ऑफ ब्लैंक शॉप। स्टेशन नंबर 1 बिलेट कटिंग। इसका 4M क्या है? मैन में मेरे पास है ऑपरेटर, टूल सेटर है, सुपरवाइज़र है, इंस्पेक्टर है। मशीन में मेरे पास आप मशीन का टाइप लिख दो यहाँ पे और मशीन नंबर लिख दो। मटेरियल में यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात नहीं करनी है आपने, सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल, जैसे आपका कोई टूल मटेरियल है या आप शेयरिंग प्रेस यूज़ कर रहे हो ब्लेड कटिंग के लिए, तो उसका डाई मटेरियल हो जाएगा, और ब्लेड मटेरियल हो गया, ब्लेड का साइज़ हो गया, वो चीज़ आप यहाँ पे मटेरियल के अंदर लोगे, रॉ मटेरियल को यहाँ पे नहीं लोगे। मेथड है, वर्क इंस्ट्रक्शन लिख दिया आपने, प्रोसेस ऑपरेशन शीट है वो लिख दिया आपने। इन्वायरमेंट में आपने लिख दिया जो आपका लक्स लेवल है या नॉइज़ लेवल है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कितना आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप स्टेप 2 के लिए करोगे, फिर स्टेप 3 के लिए करोगे, फिर स्टेप 4 के लिए। तो ये आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का हमारा जो आउटपुट निकला है, ये हमारा 3rd स्टेप के लिए जो है वो इनपुट बन जाएगा, मतलब इसका आउटपुट उसके लिए इनपुट बन जाएगा। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है स्टेप 1 और स्टेप 2। अब बारी है स्टेप 3 की, जो है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल के एनालिसिस के 3 स्टेप हैं, फंक्शन ऑफ द प्रोसेस आइटम, फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप और फंक्शन ऑफ द प्रोसेस वर्क एलिमेंट। ठीक है, वैसे ही है जब वहाँ पे हमने लिखा था प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट, स्ट्रक्चर में हमने किया था। सिमिलरली वैसे हम जो प्रोसेस आइटम का फंक्शन इसमें लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में, प्रोसेस स्टेप का फंक्शन कॉलम 2 में लिख देंगे और प्रोसेस वर्क एलिमेंट का फंक्शन 3 में लिख देंगे। ठीक है, its purpose is to ensure that the functional requirements of the product and processes are properly allocated। मतलब जो आपने वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो प्रोसेस आइटम निकाल ली थी, प्रोसेस स्टेप निकाल लिए थे और प्रोसेस वर्क एलिमेंट निकाल लिए थे, तो उसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और इस तरह से मेंशन करनी है कि कुछ छूट ना जाए। हो सकता है एक से ज़्यादा फंक्शन हो,
तो सभी के सभी फंक्शन आपने यहाँ पे लिख देने हैं, वो आपकी ईमानदारी पे है। ठीक है। अब फंक्शनल एनालिसिस में इन्होंने क्या किया है, इसको आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब कुछ रहना, हम बात कर रहे हैं कि कुछ रहना जाए, तो सबसे पहले बात आती है इन प्लांट की, मतलब विद इन द डिपार्टमेंट या विद इन द प्लांट उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। फिर बात आती है शिफ्ट टू प्लांट, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। अगर नेक्स्ट प्रोसेस आपका कस्टमर के पास है तो कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट है एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होता है, हम और आप जैसे लोग जिनके लिए वो चीज़ें बनती हैं। अब बाइक आएगा तो आप उसको खरीदोगे या मैं खरीदूंगा उसको, हमारे पास ही आएगा ना ऑटोमेटिकली, तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, वो चीज़ आप एंड यूज़र फंक्शन में जो है उसका फंक्शन लिखोगे। ठीक है। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले फंक्शन ऑफ द प्रोसेस आइटम, उसके बाद फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप लिखेंगे, फिर लिखेंगे फंक्शन ऑफ द प्रोसेस वर्क एलिमेंट। ठीक है। तो ये हम तीनों ऐसे नीचे कॉलम बने होते हैं, उसमें हम लिखेंगे इसको 1 बाय 1। तो हम चलते हैं उसी पुरानी स्लाइड में जो हमने वो पहले हम सबसे पहले किया था। तो ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ना, हॉट फॉर्जिंग ऑफ क्रैंक, ये मेरा है प्रोसेस आइटम। ठीक है। इसके बेसिस पे इसका क्या फंक्शन है वो मैं लिखूंगा अपने फर्स्ट कॉलम में। तो चलिए लिखते हैं। अब ये मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, आपको यहाँ पे दिखा दूं कि मेरा प्रोसेस आइटम था हॉट फॉर्जिंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट, जो मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस में निकाला था। ठीक है। और उसका क्या फंक्शन है, सबसे पहले इन प्लांट क्या फंक्शन है हॉट फॉर्जिंग का। इन प्लांट का फंक्शन ये है कि फॉर्जिंग टू डिफॉर्म द मटेरियल इनटू द रिक्वायर्ड शेप एज पर ड्राइंग। ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको फॉर्जिंग तैयार करनी है, ये मेरा डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है, या हम बोल सकते हैं इन प्लांट फंक्शन है इस प्रोसेस आइटम का। शिफ्ट टू प्लांट नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में क्या होगा, रिक्वायर्ड ग्रेन फ्लो माइक्रोस्ट्रक्चर। अगर आपकी फॉर्जिंग सही नहीं बनी होगी तो आपका जो ग्रेन फ्लो है वो ख़राब आएगा और माइक्रोस्ट्रक्चर है जो वो भी ख़राब आएगा। हार्डनिंग करने से पहले ही वो मटेरियल रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया शिफ्ट टू प्लांट। एंड यूज़र क्या है, अब क्रैंकशाफ्ट है जो, मान लो कोई ऐसे तैयार होकर चली गई, इंजन में जाके असेंबली होगी उसकी। क्रैंकशाफ्ट का काम क्या है, टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू द रोटरी मोशन। तो मीन्स एंड यूज़र पे उसका क्या इफेक्ट होगा कि अगर वो वहाँ पे जाके टूट गई तो आपका जो है उसका फंक्शन जो है बेसिकली हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि इसका क्रैंकशाफ्ट का फंक्शन ये है कि टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन इनटू द टू व्हीलर इंजन। ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट कॉलम आपने फिल कर लिया। अब फिर हम उसी स्लाइड में जाएंगे। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा प्रोसेस स्टेप। प्रोसेस स्टेप है मेरा फर्स्ट, जो ये रेड बॉक्स में देख रहे हो बिलेट कटिंग का। इसका क्या फंक्शन है ये मैं कॉलम नंबर 2 में मेंशन करूंगा वहाँ पे अपने। ठीक है। तो बिलेट कटिंग का फंक्शन ये है कि इसने मटेरियल कट करना है, लेंथ उसकी होगी 70 से +0.5 और परपेंडिकुलरिटी होगी 0.2 मैक्सिमम। ठीक है। ये बिलेट कटिंग का मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम फिर उसी स्लाइड में चलते हैं और तीसरा कॉलम फिल करने के लिए हम ये सब कुछ उठा लेंगे जो हमारे 4M है। ठीक है। इसको मैंने उठा लिया और मैन, मशीन, मटेरियल, एनवायरनमेंट और मेथड जो भी है इसमें हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब मेरे मैन है जो, मैन का क्या फंक्शन है, ऑपरेटर का क्या फंक्शन है, टू लोड अनलोड द मटेरियल और ऑन ऑफ, मशीन को ऑन ऑफ करना। टूल सेटर का फंक्शन है कि इनिशियल सेटिंग ऑफ द मशीन। सुपरवाइजर का फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस। इंस्पेक्टर का क्या फंक्शन है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अब मशीन जो टाइप और नंबर है उसका क्या फंक्शन है, उसका साइकिल टाइम सही हो, उसकी स्पीड सही हो, उसका फीड रेट सही हो, उसका मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल सही हो। या आप सिंपल इतना लिख सकते हो कि मशीन का फंक्शन ये है कि इतने साइकिल टाइम में वो इतना पीस काट दे। मतलब बेसिक पर्पस तो यही है ना कि मशीन का जो हमने पीस कट करना है। मटेरियल में क्या है, कूलेंट, ब्लेड मटेरियल जो है, साइज़ है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे लिखना कि मटेरियल जो उसकी लाइफ है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उसका फंक्शन क्या है। ब्लेड मटेरियल का क्या फंक्शन होगा, ब्लेड मटेरियल सही नहीं होगा तो आपका जो है वो पीस है जो उसका सही नहीं कटेगा।
ठीक है, ब्लेड का साइज सही नहीं होगा तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगा। तो ये सब का आप फंक्शन लिखोगे उसमें। ठीक है, उसके बाद है वर्क एनवायरनमेंट। मेथड को हम नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इन्वायरमेंट में है लक्स लेवल और नॉइस लेवल। अब लक्स लेवल का क्या फंक्शन है, लक्स लेवल सही होगा तो हमारा जो काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, सेफ्टी वाइज आप लिख सकते हो इसको। नॉइज लेवल सही होगा तो आप वो भी एक सेफ्टी नॉर्म है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फंक्शन में। इस तरह से आप तीनों जो स्टेप्स हैं उनको जो है आप फिल कर लेते हो। फंक्शन में मैंने फर्स्ट कॉलम में ये फिल कर लिया, सेकंड कॉलम में मैंने ये फिल कर लिया और थर्ड में मैंने ये फिल कर लिया। ठीक है, आप देखोगे ऊपर कॉलम में लिखा हुआ है फर्स्ट में येलो वाले में प्रोसेस आइटम, ब्लू वाले में प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट। तो यहाँ पे इन तीनों का पहले हमने स्ट्रक्चर में ये देख लिया कि क्या प्रोसेस आइटम है, क्या प्रोसेस स्टेप है और प्रोसेस वर्क एलिमेंट क्या है। फिर उनके हमने फंक्शनल एनालिसिस में फंक्शन बता दिए कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये जो है फेस कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया और हमने थर्ड कर लिया। तो यहाँ पे आपका सिस्टम एनालिसिस जो है पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशन के बारे में। सबसे पहले पर्पस, द पर्पस ऑफ फेलियर एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द फेलियर मोड्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स एंड शो देयर रिलेशनशिप फॉर एनेबलिंग रिस्क असेसमेंट। मतलब जो आपका फेलियर एनालिसिस है उसमें आप फेलियर्स को आइडेंटिफाई करोगे, फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई करोगे, कॉजेज एंड इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे और रिस्क असेसमेंट में उनका जो रिलेशनशिप है वो बताओगे कि कैसे हमने इसको जो है कितना इम्पैक्ट है इस चीज़ का रिस्क के ऊपर, चाहे वो फेलियर हो, फेलियर मोड हो, कॉज हो, इफेक्ट हो, सभी के बारे में बात करेंगे। और फेलियर्स ऑफ ए प्रोसेस स्टेप आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं, कुछ नॉन कन्फर्मिटीज हो सकती हैं। अब जैसे कई बार इनकन्सिस्टेंट टास्क हो सकता है या अनइंटेंशनल एक्टिविटी हो सकती है, अननेसेसरी एक्टिविटी हो सकती है। ये सभी कुछ जो फेलियर मोड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये कुछ हो सकता है। अब फेलियर चेन के बारे में आपने सुना होगा। फेलियर मोड होता है, फेलियर मोड से ही सब कुछ होता है। फेलियर मोड से आपका निकल के आता है फेलियर इफेक्ट, फेलियर मोड से ही आपका निकल के आएगा फेलियर कॉज। मतलब हमको मेन फोकस जो इस एफएमई में किया गया है वो किया गया हुआ है फेलियर मोड के ऊपर। फेलियर इफेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट द कस्टमर नोटिस और एक्सपीरियंस एंड कंप्लेंट अबाउट। मतलब हमारे पास जब कोई चीज़ आएगी तो हम उसकी कंप्लेंट करेंगे या हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो वो चीज़ है वो फेलियर इफेक्ट होती है। कहीं से नॉइज़ आ रही है आपके इंजन में से, तो हम करेंगे इसमें नॉइज़ आ रही है काफ़ी, तो वो क्या होगा, उस फेलियर का इफेक्ट होगा। इसमें वही स्ट्रेटजी है, इम्प्लांट, शिप टू प्लांट और एंड यूज़र। इम्प्लांट में क्या है, इफ़ द इफेक्ट ऑफ फेलियर मोड इज इन प्लांट व्हाट विल बी द एक्शन। मतलब अब जब हम फेलियर एनालिसिस करेंगे ना तो फेलियर मोड की बात कर रहे हैं कि अगर फेलियर मोड आपका विद इन द डिपार्टमेंट है तो आपका क्या एक्शन होगा। अगर वो आगे चला जाता है मटेरियल, आपसे, आपके डिपार्टमेंट से आगे मटेरियल चला जाता है जो आपका कस्टमर है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या एक्शन प्लान होगा। और अगर वो एंड यूज़र के पास पहुँच जाता है तो वहाँ पे क्या एक्शन जो है वो होना चाहिए। इन तीनों के बारे में जो है हम बात करेंगे। अब जैसे फेलियर मोड्स हैं, ऑपरेशन मिस होता है, ऑपरेशन इनकम्प्लीट हो सकता है, रॉन्ग ऑपरेशन हो सकता है। और फेलियर कॉसेज जैसे हैं कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मदर इन्वायरमेंट, तो ये सभी फेलियर कॉसेज होते हैं। इनके सभी के ऊपर जो है अभी यहाँ पे हमने जो है वो देखना है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में पहले कर लिया, तीन चीज़ हमने वहाँ से निकाल ली। फिर उन तीनों चीज़ों के फंक्शन एनालिसिस में हमने वहाँ पे जो है फंक्शन निकाल लिए कि क्या क्या उनके फंक्शन है। अब वहाँ से हम निकालेंगे उनके फेलियर्स। ये फेलियर का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप मेंशन करोगे फेलियर इफेक्ट्स, क्या क्या फेलियर हो सकते हैं, उसकी सेवरिटी। अब यहाँ पे सेवरिटी चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको। फिर आप देख सकते हो फेलियर मोड ऑफ द प्रोसेस स्टेप और फेलियर
कॉज ऑफ द वर्क एलिमेंट। तो ये अलग अलग पार्ट है कॉलम के, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हम इसको फिल करेंगे। इसमें वही स्ट्रैटेजी, इन प्लांट, शिफ्ट टू प्लांट और एंड यूज़र, ताकि हमारी कोई चीज़ इसमें छूट ना जाए। सेविटी भी तीन तरह के चार्ट होंगे उसमें सेविटी में, वो आपको बताएंगे। 3 कॉलम होते हैं सेविटी के चार्ट के अंदर। इन प्लांट में क्या होगी, शिफ्ट टू प्लांट में क्या होगी, एंड यूज़र पे क्या होगी, उसमें से हम फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने कंसीडर करना है उसको। यहाँ पे फेलियर मोड्स बताएंगे हम प्रोसेस स्टेप के, और 4M के फेलियर के क्या कॉजेज हो सकते हैं वो इस कॉलम में हम लिखेंगे। चलिए, फंक्शन ऑफ द प्रोसेस आइटम ये था हमारे पास। इसके फेलियर फैक्ट्स कैसे हैं। अब जैसे मैंने वहाँ पे पिछली स्लाइड में जाके वो पहले कॉलम को उठा के लेके आया था, अभी हमने फंक्शन में से पहले कॉलम को लेके आना है, उसमें से हमने फेलियर फैक्ट निकालने हैं। फंक्शन ऑफ द प्रोसेस आइटम से हम निकालेंगे फेलियर फैक्ट। अब जैसे फंक्शन था प्रोसेस आइटम का कि टू डिफॉर्म द मटेरियल इनटू द रिक्वायर्ड शेप एज पर ड्राइंग, ठीक है। अब इन प्लांट में क्या होगा कि मटेरियल शेप है नॉट एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, तो ऑटोमेटिकली वो मटेरियल रिजेक्ट ही हो जाएगा कि जब आपका मटेरियल है जो उसकी शेप है वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग सही नहीं है, मतलब उसके डायमेंशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग सही नहीं है। शिफ्ट टू प्लांट में क्या हो गया कि मान लो आपका फॉर्जिंग से मटेरियल चला गया हीट ट्रीटमेंट में, उसमें ग्रेन फ्लो है जो वो सही नहीं है, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो हीट ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और हार्डनेस है वो कम हो जाएगी। ये वहाँ पे जाके जो इफेक्ट पड़ेगा ये वो आ गया। अब एंड यूज़र में क्या है, एंड यूज़र पे मान लो कि ये सभी कुछ हो के आपने इंजन में फिट करके दे दिया कस्टमर को, अब जब उसके पास जाएगा तो वो टूट जाएगी, इंजन का ऑपरेशन करना का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारे हैं फेलियर इफेक्ट्स फ्रॉम द फंक्शन ऑफ द प्रोसेस आइटम। पहले कॉलम के साथ रिलेशनशिप दिखा दिया इन्होंने। सेविटी है, अब यहाँ पे क्या है, सेविटी के अलग अलग चार्ट्स हैं। जैसे इन प्लांट में हमने 8 लिए है, शिफ्ट टू प्लांट में 6 लिए है और एंड यूज़र में 7 लिए है। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम आएगा ना तो आपने उसको कंसीडर कर लेना है। अब जैसे इन प्लांट में 8 आई हुई है तो मैंने यहाँ पे 8 कंसीडर कर लिए हैं। ये है इसका चार्ट। अब आप सबसे पहले देखोगे, अब ये तो रेटिंग से जैसे हैं 1 to 10 वो वैसे ही है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो। तो सबसे पहले है इम्पैक्ट टू योर प्लांट, ये आप देख सकते हो इसमें कैसे कैसे इन्होंने डिफाइन किया गया है इसको। फिर आप दूसरा है कॉलम इम्पैक्ट टू शिफ्ट टू प्लांट, ठीक है। तीसरा है इम्पैक्ट टू एंड यूज़र। अब यहाँ से मैंने जो वो निकाल के रेटिंग लिखी थी ये वाली 8, 6 और 7, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको आपने सीयूटी में ले लेना 8। तो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दूसरे कॉलम का दूसरा कॉलम कौन सा, फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप, उसको उठा लिया, ठीक है। और इसके रिलेशनशिप में मैं जो हमारा फेलियर का दूसरा कॉलम है उसको भरूंगा, जो है फेलियर मोड ऑफ प्रोसेस स्टेप। अब क्या है, फेलियर मोड कैसे हो सकता है। मान लो ये फंक्शन है उसका कि उसने लेंथ काट रही है 70 + 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लेंथ यहाँ तो कम हो सकती है 70 से, या 70.50 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। वही परपेंडिकुलरिटी 0.2 मैक्सिमम है। अब ये क्या है कि अगर लेस होगी परपेंडिकुलरिटी 0.2 से तो ठीक है, अगर 0.2 से ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो उसका फेलियर मोड आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप के दूसरे कॉलम को उठा के मैंने अपना फेलियर मोड का दूसरा कॉलम जो है मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसी तरह में तीसरा जो है फंक्शन ऑफ द प्रोसेस वर्क एलिमेंट, जो तीसरा कॉलम था फंक्शन एनालिसिस का, उसको उठा के मैं अपना तीसरा कॉलम जो है फेलियर कॉसेस का वो मैं भर दूँगा। अब जैसे मैन है ऑपरेट टू लोड अनलोड मटेरियल, तो फेलियर मोड क्या होगा कि उसने मटेरियल जो है प्रॉपरली लोड अनलोड नहीं किया है। टूल सेटर का काम है कि इनिशियल सेटिंग ऑफ द मशीन, अब यहाँ पे उसने इनिशियल सेटिंग जो है गलत कर दी है, तो ये उसका फेलियर जो है कॉसेज आ जाएंगे इसमें कि क्यों उसने ऐसी गलती की है।
सुपरवाइजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी नॉट एश्योर्ड, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन फेलियर आ जाएगा। मशीन में आप क्या सकते हो कि मेरा साइकिल टाइम, फीड रेट, जहाँ उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके कॉजेज जो है वो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह आप एनवायरनमेंट का लिख सकते हो या मटेरियल का उसके अगेंस्ट में लिख सकते हो। और यहाँ पे आपका जो तीसरा कॉलम आपने जो है फिल कर लिया, आपका फेलियर फैक्ट्स आ गए आपके पास, आपने सेवेरिटी कैलकुलेट कर ली, फिर आपने फेलियर मोड कैलकुलेट कर लिया प्रोसेस स्टेप का, और फिर आपने फेलियर कॉजेज जो है प्रोसेस वर्क एलिमेंट के वो आपने यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बारे में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 3 फंक्शनल एनालिसिस, स्टेप 4 जो हमारा फंक्शन फेलियर एनालिसिस है वो यहाँ पे हो गया है। अब हम पहुँच चुके हैं स्टेप 5 पे, जो है रिस्क एनालिसिस। इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। अब करंट प्रिवेंशन कंट्रोल फैसिलिटेट्स द प्रोसेस प्लानिंग टू मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ फेलियर। अब जो मेन बात की हुई है यहाँ पे रिस्क में, तो उन्होंने बात की है करंट प्रिवेंशन कंट्रोल पे और करंट डिटेक्शन कंट्रोल पे। करंट प्रिवेंशन कंट्रोल में क्या किया उन्होंने कि फैसिलिटेट्स द प्रोसेस प्लानिंग टू मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ फेलियर एट फेलियर मोड। करंट डिटेक्शन में क्या किया उन्होंने, फेलियर मोड और कॉज आइदर बाय ऑटोमेटेड और मैनुअल मेथड। जो भी आप जिस तरह से भी डिटेक्ट कर रहे हो उसको फेलियर को, वो चीज़ आप जो है उस पर आपने एक्शन लेना है। द पर्पस ऑफ रिस्क एनालिसिस इज दैट टू एस्टिमेट द रिस्क बाय एवेलुएटिंग सेफ्टी अकरेंस एंड डिटेक्शन। तो उसके बेसिस पे आपने जो रिस्क है उसको एवेलुएट कर लेना है। ठीक है, अब सेफ्टी अकरेंस डिटेक्शन है, इसकी कैलकुलेशन से आपके पास आएगा एक्शन प्रायोरिटी। अब एक्शन प्रायोरिटी क्या है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन द सेफ्टी फर्स्ट। मतलब सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है इन्होंने, अकरेंस और डिटेक्शन को छोड़ के सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। आप देखोगे कि इसके टेबल में, एक्शन प्रायोरिटी के टेबल में, कि कैसे इन्होंने सेफ्टी के अगेंस्ट जो है अकरेंस और डिटेक्शन को जो है काफ़ी जो है स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो मेन जो टारगेट है उनका वो सेफ्टी के ऊपर है। अब एक्शन प्रायोरिटी है जो आपकी हाई भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं कि टीम कैसे कैसे आपने एक्शन लेना है। द टीम मस्ट आइदर आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू इम्प्रूव द प्रिवेंशन और डिटेक्शन कंट्रोल टू जस्टिफाई एंड डॉक्यूमेंट बाय द करंट कंट्रोल इज एडिक्वेट। मतलब आपको इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जब आपकी प्रायोरिटी हाई आएगी। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपकी प्रायोरिटी हाई आएगी तो आपने एक्शन लेना ही लेना है। और मीडियम ने उसने बोला है आपको कि आपने एक्शन लेना है या नहीं लेना है, आप पे डिपेंड करता है। अगर लेना है तो आप एक्शन ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो है एक्शन क्यों नहीं ले रहे, वहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको। और प्रायोरिटी लो है तो द टीम को आइडेंटिफाई द एक्शंस टू इम्प्रूव द प्रिवेंटिव एंड डिटेक्शन कंट्रोल। तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ये ऐसा मेजर कोई एक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये है स्टेप 5 रिस्क एनालिसिस, जिसमें है करंट प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ फेलियर कॉजेज। फेलियर कॉजेज की प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, दूसरा है अकरेंस ऑफ द फेलियर कॉज, इसमें हम अकरेंस लिखेंगे। तीसरा है इस कॉलम इसमें करंट डिटेक्शन कंट्रोल्स, अभी आपका जो करंट डिटेक्शन कंट्रोल क्या चल रहा है उस प्रोसेस के ऊपर। डिटेक्शन ऑफ द फेलियर कॉज एंड फेलियर मोड। फिर एक्शन प्रायोरिटी का जो लेवल है वो आप लिखोगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि आप लिख देते हो कि क्रिटिकल है या मेजर है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में शायद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता दूं कि ये चीज़ काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो APQP या PPAP की जो मेरी वीडियो है उसको देख सकते हो आप, कि उसमें मेंशन किया हुआ है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख देते हो कि ये चीज़ क्रिटिकल है, ये डिमेंशन जो है ये क्रिटिकल है इस प्रोसेस के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर ये मेजर है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे PFMEA में जो है वो मेंशन अपनी जो PFMEA से डाटा है उससे लेके लिखते हो कि यहाँ पे क्रिटिकल या मेजर है। PFMEA से आप लिखते हो कंट्रोल प्लान में। अब कई बार NC भी होती है, ऐसे कई बार मैंने देखा है जब ऑडिट्स करने जाता हूँ मैं, तो
जो क्रिटिकल और मेजर है ये काफ़ी जगह मिसमैच होते हैं। अब जो चीज़ आपकी एफएमई में क्रिटिकल होगी वही आपकी कंट्रोल प्लान में भी क्रिटिकल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एफएमई उसको क्रिटिकल लिख रहे हो और कंट्रोल प्लान में मेजर लिख रहे हो, तो ये बहुत बड़ी ऐसी होती है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले द फेलियर कॉजेज ऑफ द प्रोसेस वर्क एलिमेंट। अब जो हमने वहाँ पे कॉजेज निकाले थे उससे जो है हम करंट प्रिवेंटिव कंट्रोल ऑफ फेलियर कॉजेज लेके आएंगे। मतलब जो पिछले स्टेप में हमने फेलियर कॉजेज निकाले थे प्रोसेस वर्क एलिमेंट में, अब प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है कि हमने मैन में जो भी गलतियां हो रही हैं उनके कॉजेज हैं, ठीक है, उन कॉजेज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ में उसका जो है अक्रेंस हम देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रिवेंटिव कंट्रोल लगा दिया कि मैंने प्रोसेस ऑपरेशन शीट और वर्क इंस्ट्रक्शन शीट जो है वो मशीन के ऊपर लगाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है बंदों ने, नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। अब मशीन का जो फीड रेट कम ज़्यादा हो जाता है या साइकिल टाइम कम ज़्यादा हो जाता है या उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होता, तो उसके लिए मैंने प्रिवेंशन कंट्रोल लगाया हुआ है कि फीड लॉक लगाया हुआ है, साइकिल टाइम को कंट्रोल करने के लिए बोका योका कोई लगाया हुआ है मैंने, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में प्रॉपर करता हूँ। ये चीज़ उसका प्रिवेंशन कंट्रोल में आ गया हमारी। फिर आ गया मटेरियल कूलेंट रेशो को हम डेली चेक करते हैं हमारा रिफ्रैक्टरोमीटर से। जिग फिक्सचर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें जो हम प्रिवेंशन कंट्रोल में लिखेंगे कि हम जिग फिक्सचर की वैलिडेशन करते हैं, तो ये एक प्रिवेंटिव कंट्रोल हो गया। इन्वायरमेंट में लक्स लेवल हमारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फेलियर कॉज क्या हो सकता है कि लक्स लेवल की कोई लाइट वगैरह आपकी ख़राब होगी हो उसकी वजह से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम मॉनिटर करते हैं मंथली कि जो हमारा डाटा जो है वो आप कोई फॉर्मेट नंबर आप मेंटेन करते होगे तो वो चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग हम जो है लक्स लेवल चेक करते रहते हैं हर महीने में या 10-15 दिन में जो हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अक्रेंस ले लेनी है। यहाँ पर अक्रेंस लेनी है, जो अक्रेंस लेनी है इन सभी के ऊपर, मैन, मशीन, मटेरियल और इन्वायरमेंट, चारों के ऊपर अक्रेंस लेनी है। वो कैसे लेनी है वो आप देखिए इसमें फॉर्मेट के अंदर अक्रेंस के टेबल के अंदर। अब अक्रेंस के ये है टेबल नंबर 1, ये है टेबल नंबर 2 और ये है टेबल नंबर 3। अब ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टेबल है, तो आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे कोई ऐसा जो है आप बोल सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ द फेलियर कॉज अकरिंग एक्सट्रीमली हाई, मतलब आपको गिनती नहीं पता, आपको ये है कि ये जो फेलियर है वो काफ़ी आता है, मतलब उसके बेसिस पे आप ये चीज़ यूज़ करोगे। अगर जैसे हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारे पास रिजेक्शन का पता होता है हमको, या इंसिडेंट्स का पता होता है कि हमारे एक साल में मान लो 50 बार कोई ऐसी चीज़ हुई है या 100 बार ऐसी हुई है, तो वहाँ पे हमको एग्जैक्टली डाटा हमारे पास होता है, तो वहाँ पे हम ये चार्ट यूज़ करेंगे जो सेकंड वाला है। अब थर्ड है कि टाइम बेस्ड है, मतलब मोर देन वंस पर शिफ्ट, मोर देन वंस पर डे, मतलब हर दिन में एक बार या एक वीक में एक बार, एक मंथ में एक बार, तो ये चीज़ ये टेबल अलग है। तो हम मोस्ट कॉमनली जो हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें जो है ये यूज़ करते हैं, जो हमारा ये सेकंड टेबल है। इसके अकॉर्डिंग हमने जो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड का जो है अलग अलग अक्रेंस ले लेनी है, और इसमें से जो मैक्सिमम होगी उसको आपने कंसीडर करके ले लेना है कि मैक्सिमम 6 है। यहाँ वहाँ 70 हमने 8 ली थी, यहाँ पे अक्रेंस हमने 6 ले ली है, ठीक है जी। तो ये 3 इसके जो हैं वो टेबल्स हैं। फर्दर हमारे पास जो स्टेप आते हैं वो है करंट डिटेक्शन कंट्रोल्स ऑफ फेलियर कॉजेज। जो फेलियर कॉजेज है उसकी डिटेक्शन जो है या फेलियर मोड की जो डिटेक्शन है वो कैसे करते हैं। और फेलियर मोड या फेलियर कॉजेज ऑफ द वर्क एलिमेंट्स ये आ गए हमारे पास। डिटेक्शन क्या है कि मैन स्किल मैट्रिक्स फॉलो, स्किल मैट्रिक्स में देखते हैं हम कि सही बंदा सही जगह पे लगाना चाहिए, ये हमारा जो है डिटेक्शन का तरीका है। मशीन को कैसे चेक करते हैं हम, चेक शीट से या मेंटेनेंस की जो चेक शीट है उससे चेक करते हैं कि मशीन हमारी जो है वो
कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी। मटेरियल में हम जो कूलेंट है कूलेंट रेशो चेक करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से, जो जी फिक्सचर की वैलिडेशन है वैलिडेशन प्लान से चेक करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो है जो डिटेक्शन है कि कैसे कैसे हम इसको फेलियर कॉजेज को या फेलियर मोड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिटेक्शन में मैंने दिया है यहाँ पे रेटिंग 6। डिटेक्शन में आप कॉमन रेटिंग देख सकते हो कि कितने बार आपने ये चीज़ डिटेक्ट की है। अब ये है डिटेक्शन का जो फॉर्मेट है, इसमें आप ऊपर देखोगे लिखा हुआ है डिटेक्शन मेथड मैच्योरिटी और अपॉर्चुनिटी फॉर डिटेक्शन। ठीक है, इसको आप जो टेबल्स हैं ना इसको अच्छे से आराम से एक बार पढ़ना, फिर आपको ये अंडरस्टूड होगा कि ये टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट हो सकती है। अपने प्रोसेस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, वहाँ पे आपको पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहे हैं, मेथड यही होगा, लेकिन अगर आप अपने प्रोसेस पे इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो वहाँ पे इसको आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और यहाँ पे मैंने डिटेक्शन ले लिया है 6। ठीक है, अब बात करते हैं एक्शन प्रायोरिटी की। हमने सेवेटी भी कैलकुलेट कर ली है, हमने अक्रेंस भी ले ली है वहाँ पे, हमने डिटेक्शन भी ले ली है। अब एक्शन प्रायोरिटी का कॉलम है ये टेबल काफ़ी लंबा है, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको 70, 9 और 10 के लिए बताया है। इसी तरह 7 और 8 का होगा, ठीक है, फिर 5 और 6 का होगा, फिर आपका 3 और 4 का होगा, फिर 1 और 2 का होगा 70। ऐसे अलग अलग जो है टेबल है, काफ़ी लंबा टेबल है वो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको, ये आप देखोगे कि यहाँ पे 9 और 10 70 के लिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे आपकी 70 अगर 9 या 10 है और आपकी अक्रेंस आ रही है 6 और 7 के बीच में, मतलब 6 आएगी या 7 आएगी, और आपका जो डिटेक्शन है वो आ रहा है 6। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 6 के आगे लिखा हुआ है हाई, मतलब एक्शन प्रायोरिटी है हाई। यही अगर आपका जो है अक्रेंस वो आता 4 और 5 के बीच में, और फिर आता 5 और 6, फिर भी आपका हाई में आना था। तो इस तरह से ना बेसिक जो है 70 के ऊपर टारगेट लेके अक्रेंस और डिटेक्शन को, ये फर्दर कितनी रोज हैं देखो, इसमें डिवाइड किया हुआ है फर्दर, और कितनी 70 रेटिंग्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने आगे आगे इसको जो है पूरा कवर किया हुआ है। तो यहाँ से ये टेबल से आपको एक्शन प्रायोरिटी आएगी, जैसे यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है उस पर लिख दोगे। अब ये थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि एक्शन प्रायोरिटी हाई है तो यू मस्ट टेक एक्शन टू इम्प्रूव द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कंट्रोल। एक्शन प्रायोरिटी मीडियम है तो इट इज़ अप टू द कंपनी टू टेक द एक्शन टू इम्प्रूव द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कंट्रोल। एक्शन प्रायोरिटी लो है तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने हैं एक्शन जो आपके जो कंट्रोल्स हैं उनको, प्रिवेंशन और डिटेक्शन कंट्रोल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। इस चीज़ को हम जो हमारी यहाँ पे एच निकल के आया था ना एक्शन प्रायोरिटी में, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एच, और फर्दर उससे लिंक्ड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या वो क्रिटिकल है या मेजर है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये फिल्टर कोड है, ये ऑप्शनल होता है, इसको आपको फिल करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब 7 स्टेप्स के अप्रोच में हमारा फर्स्ट स्टेप भी हो गया प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दूसरा स्ट्रक्चर एनालिसिस भी हो गया, फंक्शनल एनालिसिस भी हो गया, फेलियर एनालिसिस भी हो गया, और रिस्क एनालिसिस भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब 6th स्टेप है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ये देखिए ऑप्टिमाइजेशन में जो हमारा फॉर्मेट है वो कैसा है। सबसे पहले हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शन, क्या लोगे आप। ऑप्टिमाइजेशन स्टेप इज टू डिटरमिन द एक्शंस टू रिड्यूस द रिस्क एंड डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज एक्शंस। ठीक है, मतलब आपने अभी ऑप्टिमाइजेशन कर लेनी है, आपने उसको अपडेट कर देना है। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा, अगर जैसे हमारी वहाँ पे एच आई थी ना, इसका मतलब हाई है एक्शन प्रायोरिटी, उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। फिर आपने डिटेक्टिव एक्शन लोगे, फिर उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम लिखोगे यहाँ पे, फिर टारगेट डेट आ जाएगी, फिर उसका स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस के बाद कुछ उसका एविडेंस, कोई फॉर्मेट नंबर होगा या कोई कापा वगैरह आप भरा हो या कुछ और होगा, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंटेड, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फिर उसकी कंप्लीशन डेट, कब कंप्लीट हुआ वो। कंप्लीशन डेट होने के बाद
जैसे हम उस FME में दोबारा कैलकुलेशन करते थे ना, एक बार आपने एक्शन ले लिया, एक्शन लेने के बाद पहले वाले FME में हम दोबारा से जो है अक्रेंस और डिटेक्शन जो में चेंजेस हो जाती थी तो उसको कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे फिर वही ऐसे करेंगे, सेविटी हमारी सेम रहेगी वैसे की वैसी, अक्रेंस और डिटेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है जब आप कोई प्रिवेंटिव एक्शन या डिटेक्टिव एक्शन लेते हो, सही ढंग से लेते हो तो ये दोनों चेंज होगी, सेविटी आपकी सेम रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिटिकल या मेजर है वो दे देना है यहाँ पे। और लास्ट में आपका PFMEA जो नया आपका जो एक्शन प्रायोरिटी निकल के आएगा, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्टिमाइजेशन स्टेप जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब स्टेप 2, 3, 4, 5 और 6 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। और रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन में हम सिर्फ इसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मतलब इसको कंप्लीट करेंगे। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको इसका पूरा फॉर्मेट। ये ऐसा फॉर्मेट होता है, अगर आप A4 साइज़ में इसको लोगे प्रिंट आउट इसका, तो ये 2 जो है पेपर्स पे आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में है। अगर आप A3 शीट के ऊपर इसका फॉर्मेट का प्रिंट लेते हो तो एक शीट में कवर हो जाएगा ये पूरा। इसका इतना लंबा फॉर्मेट बनाया हुआ है उन्होंने। अब जैसे हमारा फर्स्ट था प्लानिंग एंड प्रेपरेशन स्टेप, वो ये रहा। उसके बाद स्टेप 2 स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टेप 3 फंक्शन एनालिसिस। अब ये कि अलग अलग कलरिंग की हुई है ना, ये इसीलिए किया हुआ है, आपने भी इसको ऐसे ही बनाना है अपने एक्सेल शीट में, कि जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस का पहला है वो वाइट है, और फंक्शन एनालिसिस का पहला कॉलम वो भी वाइट है, और फेलियर एनालिसिस का पहला कॉलम वो भी वाइट है। तो इस तरह से आपको जो लिंकेज करने का, जो हमने रिलेशनशिप की बात की थी ना, कि फर्स्ट का लिंकेज दूसरे स्टेप के फर्स्ट के साथ, और दूसरे का लिंकेज दूसरे स्टेप की दूसरी कॉलम के साथ, तो इसको इस तरह से आपने पिक्चर जो है वो क्लियर रखनी है। ठीक है, तो ये स्टेप 3 था हमारा, स्टेप 4, उसके बाद स्टेप 5, फिर स्टेप 6। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट फॉर्मेट है आपका। इसको वीडियो को आप अच्छे से दोबारा आप देखिए अपने, अगर आप इसको नोट्स वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीटेड, स्टेप 2 कंप्लीट कर दिया हमने, 3, 4, 5, 6 ऑप्टिमाइजेशन हो गया, और 7th स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियोज़ है वो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी लंबा बन गया वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक्स वगैरह शेयर कीजिए इसके, ताकि जो इंडस्ट्री में आपके और दोस्त वगैरह हैं उनको भी ये वीडियो रिकमेंड कीजिए, ताकि जो भी इस ट्रांजिशन फेज में है वो जल्द से जल्द इस FME को कवर कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी।